अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल थिफ। एक गांव में रितेश नाम का एक लड़का रहता था। उसे चोरी करने की बहुत ही आदत थी। ये समझ लो कि उसे चोरी करने की बीमारी ही थी। वो कहीं पर भी जाता तो वहां से चीजें चुरा कर घर लेकर आता था। उसने अपने रिश्तेदार और दोस्तों के भी घर नहीं छोड़े थे। घर में ये चोरी का सामान देखकर उसकी माँ उसे कहती है, अरे बेटा, इतनी सारी चीजें तुम्हारे कमरे में, ये कहाँ से लेकर आए तुम? और इन सब को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? माँ मुझे माफ कर दो माँ, ये सब मैंने चोरी की हुई चीजें हैं। क्या कहा तुम? और चोरी? नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो बेटा? ये बात अगर बाहर पता चली तो हम बदनाम हो जाएंगे। ये कैसी आदत लगा ली बेटा तुमने? माँ ऐसा कहकर उसे डांटने लगती है। रितेश भी रोते रोते कहता है, माँ मुझे माफ कर दो माँ, लेकिन मैं कहीं पर भी जाता हूँ और कुछ नई चीजें देखता हूँ तो अपने आप को चोरी करने से रोक ही नहीं पाता और मेरे हाथों से चोरी हो जाती है माँ, मैं क्या करूँ? हे भगवान, ये कौन सी बीमारी है? इसका जल्दी से इलाज करना होगा, नहीं तो ये एक दिन बड़ा चोर बन जाएगा। इस तरह छोटी मोटी चोरियां करते करते रितेश के पास बहुत सारा सामान जमा हो जाता है। तब उसकी माँ किसी को कुछ ना पता चले इसलिए सारे सामान को अंडरग्राउंड में रख देती है और उधर रितेश को अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। तब डॉक्टर उसे कहते हैं, आप चिंता मत करें माँ जी, मैं दवाई लिख कर देता हूँ। इन दवाई से रितेश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की दवाई से रितेश धीरे धीरे ठीक होने लगता है। एक दिन मोहन नाम का एक आदमी एक कैमरा ढूंढ रहा था। पूरे गांव में दुकानों में वो उस कैमरे को ढूंढता है लेकिन उसे मिलता ही नहीं। तब उसकी मुलाकात रितेश से होती है। वो आदमी रितेश से उस कैमरे के बारे में बताता है। तब रितेश कहता है, क्या आपको ऐसा ही कैमरा चाहिए? अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक कैमरा है, मैं आपको वो दिला सकता हूँ। रितेश की बात सुनकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने साथ वो अंडरग्राउंड में लेकर जाता है, जहाँ पर रितेश उसे वो कैमरा देता है। वो आदमी उसे उस कैमरे के पैसे भी दे देता है और कहता है, अरे तुम्हारे पास तो कई सारा सामान पड़ा है, तुम इसे बेच क्यों नहीं देते? ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। उस आदमी की बात रितेश को अच्छी लगती है पर उसे पकड़े जाने का डर होता है। तब वो अपने दोस्त मेहुल से इस बारे में बात करता है। मेहुल उसे कहता है, अरे ये क्या बात है रितेश, तुमने इतनी बड़ी बात अपने दोस्त से ही छुपाई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम पर अब गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से तुम इस अंडरग्राउंड में ही एक शॉपिंग मॉल शुरू कर दो। पर ये सारा सामान तो चोरी का है, अगर मैं पकड़ा गया तो? अरे रितेश, ये सब चोरियां तुमने जानबूझकर थोड़ी ना की थी। और हाँ, अब तक तो लोगों के दिमाग से ये बात भी निकल गई होगी कि उनका कुछ सामान चोरी हो गया था। हम और कुछ सामान खरीदते हैं और इसके साथ मिलाकर वो बेचते हैं। हाँ ये ठीक है, इस तरह से तो मेरा अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल भी शुरू हो जाएगा और मेरी कमाई भी। अब किसी और काम के लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ऐसा सोचकर दूसरे दिन ही रितेश और मेहुल दोनों भी मिलकर अपना अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल शुरू करते हैं। गांव के लोग भी रितेश के अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल से सामान खरीदने लगते हैं। रितेश चोरी किया हुआ सामान डिस्काउंट पर बेचने लगता है, जिस वजह से लोग और भी उसके शॉपिंग मॉल में आने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रितेश का अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल फेमस हो जाता है और वो खूब पैसे कमाने लगता है। एक दिन उसकी माँ उसे कहती है, चलो, एक गलत आदत की वजह से आज मेरा बेटा कमाने तो लगा, बस फिर से वो कोई गलत काम ना करे, यही मेरी भगवान से दुआ है। रितेश आए हुए कुछ पैसों से अपनी चोरी की आदत का पछतावा समझकर गरीब लोगों की मदद करता है और देखते ही देखते बड़ा आदमी बन जाता है। इसी तरह हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छे काम करने चाहिए और अगर कोई सुधारना चाहता है तो उसे सुधरने का मौका भी देना चाहिए। अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन रिस्टोरेशन रोबोट। बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड की कोई बराबरी नहीं कर सकता, और ऐसे में बुलेट ट्रेन एक गड्ढे में गिरने वाली होती है कि बुलेट ट्रेन की स्पीड से वहाँ एक रोबोट आता है और उस बुलेट ट्रेन को गड्ढे में गिरने से बचा लेता है। पर ऐसे कैसे पटरी पर गड्ढा गिर गया था और ये रोबोट कैसे उसे बचाने गया? तो चलिए जानते हैं इस कहानी से। दरअसल गांव में बुलेट ट्रेन बनाने का प्रयोजन लेकर एक कलेक्टर आता है। वो गांव में सभा बुलाता है और कहता है, सुनो गांव वालों, गांव में बुलेट ट्रेन बनने वाली है, पर इसके लिए कुछ लोगों की जमीनें चाहिए।
जिससे आपको भी बहुत फायदा होगा। आपको उस जमीन के अच्छे पैसे मिलेंगे और तो और आपके घर के एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। लेकिन इस बात से जमींदार राजी नहीं होता और वो कहता है, नहीं नहीं, हम अपनी जमीनें किसी भी हालत में सरकार को नहीं देंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी बुलेट ट्रेन और ना ही पैसा या कोई नौकरी। जमींदार खुद तो मना करता है, लेकिन गांव के लोगों को भी वो भटकाता है। सरकार का ऑफर ठुकराने के लिए वो कहता है, लेकिन कलेक्टर भी गांव के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करता है। तभी कुमार नाम का इंजीनियर कहता है, सुनो गांव वालों, आप अपनी जमीनें सरकार को दे दीजिए, वैसे भी तो वो बंजर ही है। क्यों रे कुमार, तुम्हें खूब समझ में आ रहा है क्या? जमीनें देंगे तो कैसे गुजर बसर करेंगे? नौकरी जो मिलेगी उन ट्रेन में और पैसे भी मिलेंगे। बेचारे गांव वाले कम से कम आपके कर्जे में तो नहीं डूबे रहेंगे। पर जो अच्छी जमीनें हैं वो तो बर्बाद हो जाएंगी ना। उसका भी सॉल्यूशन है, अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन बनाकर। उससे तो किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्यों गांव वालों? कलेक्टर को भी अंडरग्राउंड वाली बात बहुत पसंद आती है। गांव वाले अपनी बंजर जमीनें सरकार को दे देते हैं, पर जमींदार का इससे बड़ा नुकसान होता है। जो किसान जमींदार के कर्जे से डूबे हुए थे, वो सारा कर्जा उनका चुका देता है और फ्री हो जाते हैं। बाद में तो उन्हें कोई कर्जा लेने की जरूरत भी नहीं थी। इस वजह से जमींदार कुमार पर बहुत चिढ़ा हुआ रहता है। कुछ ही दिनों में गांव में अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन की पटरी बनना चालू होता है। देखते ही देखते पटरी का काम पूरा होता है और बुलेट ट्रेन अंडरग्राउंड से चलने भी लगती है। कलेक्टर के कहे मुताबिक किसानों के हर घर से एक आदमी को बुलेट ट्रेन में नौकरी मिल जाती है, जिस वजह से गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। तभी एक गांव वाला कुमार से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, आपकी वजह से हमारे अच्छे दिन आए हैं, वरना तो अच्छे दिन की बात 2014 से की जा रही है। अब तक तो बस राह ही देख रहे थे। इस तरह से गांव का हर कोई कुमार की तारीफ करने लगता है। कुमार की गांव में एक लैब थी, जहां पर वो नए नए रोबोट बनाने का काम करता था और रोबोट बनाकर बेचता था। बुलेट ट्रेन की स्पीड से इंस्पायर होकर एक दिन कुमार सोचता है, बुलेट ट्रेन की स्पीड का तो कोई भी जवाब नहीं, और अगर ऐसे स्पीड वाला रोबोट हो जाएगा तो कैसा रहेगा। ये तो बड़ा ही चैलेंजिंग है, पर ऐसे चैलेंज को उठाकर देखता ही हूं मैं। कुमार ऐसा सोचकर अपने काम में लग जाता है। वो एक ऐसा रोबोट बना रहा था कि वह बुलेट ट्रेन की स्पीड की बराबरी कर सके। कुमार रोबोट बनाने में जुट जाता है। वैसे में एक बार गांव में कुछ चोर घुस आते हैं। तब एक चोर दूसरे चोर से कहता है, अरे भाई, ये कैसा गांव है? एक भी घर में चोरी नहीं कर पा रहे हैं। ये तो पहली बार हुआ है हमारे साथ। लगता है इस गांव से खाली हाथ जाना पड़ेगा। अरे नहीं मेरे भाई, नहीं, ऐसा कैसे खाली हाथ जाएंगे गांव में बुलेट ट्रेन के होते हुए। अरे हाँ रे, चलो अंडरग्राउंड में जाकर पटरी ही चुरा लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों चोर पटरी चुराने के लिए अंडरग्राउंड जाते हैं। पर ट्रेन की पटरी चुराना कोई मामूली बात नहीं होती। दोनों चोर पटरी उखाड़ने के लिए खोदने लगते हैं। पटरी उखाड़ने के बाद वहां पे एक गड्ढा बन जाता है और वो उस गड्ढे को वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। उधर कुमार का रोबोट भी तैयार हो जाता है, बस उसका टेस्ट करना बाकी रहता है। तब कुमार सोचता है, रात के वक्त ही इस रोबोट का टेस्ट करता हूँ। अगर कुछ काम का ना हो तो कोई हंसेगा तो नहीं, किसी को कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा। और अब बुलेट ट्रेन के आने का वक्त भी हो रहा है, अभी इस रोबोट को टेस्ट कर ही लेता हूँ। कुमार अपना रोबोट लेकर अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन पर जाता है। बुलेट ट्रेन आती है और यात्री को उतारकर चलने लगती है। तब कुमार भी अपने रोबोट को एक्टिव करता है और रोबोट भी तेजी से दौड़ने लगता है। दोनों भी अपनी अपनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुमार एक जगह से अपने पास के एक मॉनिटर पर यह सब देख रहा होता है। तब एक जगह पर उसे पटरी निकली हुई दिखाई देती है और वहां पर एक बड़ा गड्ढा भी बन चुका रहता है। तब कुमार सोचता है, अरे बाप रे, बुलेट ट्रेन की पटरी पर इतना बड़ा गड्ढा। अगर ये बुलेट ट्रेन उस गड्ढे में से तेजी से गई तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होकर सारे यात्री मारे जाएंगे। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। तब वो बुलेट ट्रेन उस गड्ढे में गिरकर एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि कुमार का रोबोट स्पीड से आगे बढ़ता है और वो बुलेट ट्रेन को रोक देता है। पर तेजी से ट्रेन को रोकने की वजह से ट्रेन पटरी से उतर जाती है, लेकिन किसी की भी जीवित हानि नहीं होती। बुलेट ट्रेन जब पटरी से नीचे उतरती है तब चोर वहीं पर होते हैं।
लेकिन जोर की आवाज से वो डर जाते हैं और भागने लगते हैं। कुमार फिर से अपने रोबोट को एक्टिव करता है। तब वो रोबोट तेजी से भागकर उन चोरों को पकड़ लेता है। वो उनके सामने जाकर खड़ा होता है। तब चोर कहते हैं, अरे भाई ये क्या है, इतनी स्पीड, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट है ये तो। अरे पर ये हमारे पास क्यों आया है? रोबोट सामने से उन चोरों के पास आता है और उन्हें पकड़कर खूब पीटने लगता है। तब तक कुमार पुलिस को बुला लेता है और गांव वालों को बुलाकर बुलेट ट्रेन के सारे यात्रियों को सही सलामत बाहर निकाला जाता है और उन्हें अपने अपने घर पहुंचाया जाता है। पुलिस उन चोरों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तब पुलिस कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी। आपके इस रोबोट की वजह से बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया और चोर भी पकड़े गए। बुलेट ट्रेन छोटे से एक्सीडेंट की वजह से खराब हो जाती है। तब कुमार अपने रोबोट से ही उस बुलेट ट्रेन का रिस्टोरेशन भी करवा लेता है और फिर से बुलेट ट्रेन चलने लगती है। तब कुमार कहता है, वाह मेरे रोबोट, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतने काम की चीज भी बना सकता हूँ। थैंक यू माय रोबोट। इस तरह से उस दिन से कुमार भी कुछ रोबोट और बनाकर पटरी पर वॉच रखने के लिए रख देता है और आगे से बुलेट ट्रेन का कोई भी एक्सीडेंट होने से बचा लेता है।